चलिए तो देखिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक तो हमने स्टोरीज पढ़ी हैं जो भी मेडिवल इंडिया की है, लेकिन स्टोरीज से तो कम सवाल पूछता है। आपका ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन है, बुक्स एंड ऑथर्स वाला पोर्शन है, इन सब चीजों से सवाल पूछ लेता है काफी ज्यादा। तो ये आपका एक स्टार मार्क लेक्चर हो सकता है आज का, जिससे काफी ज्यादा आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफी ज्यादा तो नहीं, मतलब जितने पूछे थे, मतलब इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, ठीक है। ये है आपका दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा। तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन तो हम लोग पढ़ेंगे ही, इसमें हम लोग हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे, आपका टैक्सेशन कैसे होता था वो पढ़ेंगे, पूरा आपका हायरार्की, जो भी आपका हायरार्की थी आपके एडमिनिस्ट्रेशन की, वो देखेंगे। साथ में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में। कुछ कुछ कारखाने लगाए जाते थे, उनके स्पेशल नाम हुआ करते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। बिल्कुल बोरिंग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई ध्यान देके सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अरेंज करने की कोशिश किया है कि ये चीजें आसानी से आपको याद हो जाएंगी, ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन याद तो खैर देखिए करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है जो आपका पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। भाई दो प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं ना भाई, एक होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो उसका हेड कौन होगा? सुल्तान होगा। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। तो देखिए सुल्तान था आपके एडमिनिस्ट्रेशन का हेड, ठीक है। तो अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे, जलालुद्दीन खिलजी ने आपका एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्पायर, मतलब एक्सपेंडिचर कहां कहां खर्चे होंगे उसका ध्यान रखने के लिए एक स्पेशल आपका व्यक्ति नियुक्त किया, जिसको कहा इसने दीवाने वकूफ। तो दीवाने वकूफ जो था व्यक्ति, वो आपके सल्तनत के एक्सपेंडिचर्स पे ध्यान रखता था कि ज्यादा एक्सपेंडिचर ना हो, कहां खर्च हो रहा है, इन सब चीजों का लेखा जोखा रखता था, ठीक है। अच्छा, उस समय आपका एक ऑडिटर का डिपार्टमेंट भी हुआ करता था। ऑडिटर जैसे आज के टाइम पे हम लोग IAAD है, ठीक है, ऑडिटर का डिपार्टमेंट, भाई जिसका हेड होता है क्या? CAG। उसी प्रकार से उनके टाइम में भी एक ऑडिटर्स डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो IAAD जैसे इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट है, CAG के जिसका हेड है, तो उस समय का जो ऑडिटर्स का डिपार्टमेंट था उसको बोलते थे मुस्तफ ए मुमालिक। मुस्तफ ए मुमालिक, याद रखिएगा, मुस्तफ ए मुमालिक, ठीक है। तो उस समय का CAG कौन था? तो उसको बोलते थे दीवाने इशराफ। दीवाने इशराफ, ठीक है। तो भाई एक्सपेंडिचर का टैक्स करने वाला था दीवाने वकूफ, ऑडिट करने वाला कौन था? दीवाने इशराफ। और ऑडिटर का डिपार्टमेंट कौन था? वो है मुस्तफ ए मुमालिक। आई होप इतनी बातें तो याद हो गई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई रिलीजियस इश्यूज। तो भाई रिलीजियस इश्यूज का ध्यान रखने के लिए एक रिलीजियस डिपार्टमेंट भी था, नाम था उसका सदर उस सदूर। सदर उस सदूर, और ये डिपार्टमेंट का नाम था। और जो व्यक्ति था जो रिलीजियस इश्यूज देखता था उसको कहा था दीवाने सियासत। दीवाने सियासत देखता था रिलीजियस इश्यूज। चलिए ये समझ में आया हमें। उसके बाद जैसे एक पेंशन डिपार्टमेंट होता है, तो पेंशन डिपार्टमेंट भाई जो रिटायर हो गए उनको पेंशन वेंशन देना होगा ना, तो ये काम कौन देखता था? दीवाने इश्तिहक। दीवाने इश्तिहक ये फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया गया डिपार्टमेंट था, ठीक है, दीवाने इश्तिहक। तो याद रखिएगा ये है पेंशन डिपार्टमेंट स्टार्टेड बाय फिरोज तुगलक। तो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट किसने चालू किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। और पेंशन डिपार्टमेंट किसने चालू किया था? फिरोज तुगलक ने। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट पे आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मिलिट्री डिपार्टमेंट को बोलते थे रावत अर्ज या दीवाने अर्ज, ठीक है। और इसका जो चीफ था उसका नाम था अरीज ए मुमालिक, ठीक है, अरीज ए मुमालिक। अब देखिए इससे पहले हमने देखा मुस्तफ ए मुमालिक। मुस्तफ ए मुमालिक इज द ऑडिटर डिपार्टमेंट, अरीज ए मुमालिक इज द भाई आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां पे ये हो गया, मिलिट्री डिपार्टमेंट को अरीज ए आपका मुमालिक बोलते थे और इसके चीफ को बोलते थे दीवाने अर्ज या रावत अर्ज, ठीक है। तो अरीज और अर्ज अगर दिखेगा आपको तो आप समझ लीजिए मिलिट्री डिपार्टमेंट की बात हो रही है या मिलिट्री चीफ की बात हो रही है। अच्छा, अब ये जो पूरे मिलिट्री में आपका एक जज होता है ना, अभी भी हम लोग देखते हैं आपके आर्मी में एक जुडिशियल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो इनडिसिप्लिन और इस प्रकार के लोग चीजें अगर आर्मी में होती है तो उस पर सजा देने के लिए। तो उस समय भी ऐसा आपका सर्विंग जज हुआ करता था, आर्मी का स्पेशल जज था आर्मी का लिए केवल। तो काजी ए लश्कर, तो नाम से पता चल रहा है काजी मतलब जज। तो लेकिन भाई नॉर्मल जो जज था आर्मी से हटके, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसे हमारा होता है, तो उस समय का था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
तो वहां पे इसको हैंडल करता था काजी ए कुज्जत। याद रखिए, नॉर्मल जुडिशरी इज काजी ए कुज्जत और काजी ए लश्कर इज सर्विंग जज इन द आर्मी। ठीक है। उसके बाद भाई जो भी आपका टैक्स वैक्स लेके इनकम आया तो आपके ट्रेजरी में जमा हुआ, आपके ट्रेजरी में जमा हुआ तो ट्रेजरी को संभालने वाला होता है ट्रेजरर, और ट्रेजरर को ये लोग बोलते हैं खाजिन। खाजिन इज द ट्रेजरर। आई होप ये भी ध्यान में रहेगा जाएगा आपके। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं भाई, हमारा होता है सुल्तान। भाई सुल्तान एकदम टॉप का व्यक्ति होता है भाई, उसको फुल इज्जत देनी होती है। और कई सारे आपके सुल्तान रहता है पैलेस में। ठीक है। और पैलेस कोई छोटी मोटी तो जगह नहीं होती है, पैलेस बहुत बड़ी जगह होती है, और पैलेस को संभालना एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। ठीक है। तो इस पैलेस से रिलेटेड, पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। भाई देखिए, अब ऐसा होता है कि भाई पैलेस में कई बार बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, रॉयल फेस्टिवल्स। तो रॉयल फेस्टिवल्स को मैनेज करने का जो काम है वो होता है आमिर ए मजलिस। मजलिस मतलब ऐसे फेस्टिवल है, तो आमिर ए मजलिस मतलब जो रॉयल फेस्टिवल्स को मैनेज करे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा भाई रॉयल किचन, भाई आपके पैलेस में ढेर सारा खाना वाना बनता था। भाई राजा को खाना मिलेगा, बढ़िया मिलना चाहिए, तो वो अपने आप में एक डिपार्टमेंट था। तो कौन संभालता था चश्नीगीर। चश्नीगीर वॉज द मैनेजर ऑफ द रॉयल किचन। ठीक है। अब देखिए, कोर्ट में आपके कई सारे सेरेमनीज हो रहे हैं, भाई किसको सम्मान दिया जा रहा है या किसी को, मतलब इस प्रकार के कई सारे ऐसे आपके गतिविधियां होती है, सेरेमनीज होती हैं। तो सेरेमनीज के लिए आपका था आमिर हजीब। तो याद रखिए, फेस्टिवल्स के लिए आमिर मजलिस और सेरेमनीज के लिए आमिर हजीब, इसको बरबक भी बोलते थे। बरबक भाई ऑर्गेनाइज करता था कोर्ट सेरेमनी। फिर आते हैं हम लोग, सुल्तान के जस्ट अंडर होता था वजीर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता था आपका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आज भी ऐसा ही होता है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंट्रोल करता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलते थे मजलिसे खलवात, या जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, मजलिसे खलवात, ये था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। अब ये जो मजलिस जो खलवात है, इसका कोई मिलने की जगह होगी ना, कोई सेक्रेटेरिएट टाइप की जगह होगी जहां मिलेंगे ये लोग। तो भाई ये जो मीटिंग प्लेस था इसको बोलते थे मजलिसे खास। ठीक है। मजलिसे खास, भाई खास आदमियों का मजलिस है ये, तो मजलिसे खास हो गया। ठीक है। मजलिसे खलवात का मीटिंग प्लेस इज मजलिसे खास। ठीक है। रॉयल सेक्रेटेरिएट कौन है भाई? तो दीवाने इंशा इज द रॉयल सेक्रेटेरिएट। याद रखिए, ये बहुत बार पूछा गया है। रॉयल सेक्रेटेरिएट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दीवाने इंशा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो राजा है, राजा का भाई बॉडीगार्ड होते थे। भाई राजा पे हमेशा थ्रेट होता था, जानलेवा थ्रेट हो सकता है, तो राजा का बॉडीगार्ड्स होते थे। उन बॉडीगार्ड्स का जो चीफ ऑफिसर है उसको बोलते थे सरे जंदर। ठीक है, सरे जंदर। तो याद रखिए भाई, सर बोलेंगे ना उसको, है सर बोलते थे, है सरे जंदर। ठीक है। उसी प्रकार से एक रॉयल फैमिली, भाई रॉयल फैमिली का ध्यान रखना होगा ना भाई, राजा के जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसका भी ध्यान रखना होगा। तो रॉयल फैमिली डिपार्टमेंट जो था उसका नाम था वकीलेदार। वकीलेदार इज द रॉयल फैमिली डिपार्टमेंट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सुल्तान के नीचे हम लोग पढ़ा था, जस्ट अंडर सुल्तान होते थे आपके वजीर, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो ये सिस्टम चलता था, लेकिन आप सुल्तान बहरम शाह ने, बहरम शाह कौन है? वो रजिया सुल्तान को हटाने के बाद जो राजा बने थे, तो वो है बहरम शाह। तो बहरम शाह के द्वारा एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया जो कि वजीर से ऊपर होगा, जिसका नाम है नायब ए मुमालिक, नायब ए मुमलिकत। तो ये एक चीज होगी। इसके अलावा भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का जो चीफ है उसको बोलते थे बरीद मुमालिक। और भाई पूरे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का चीफ है बरीद मुमालिक, लेकिन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कई सारे स्पाइज होंगे। ठीक है। तो हर एक स्पाई को बोलते थे मुन्हियन या मुन्ही। तो बहुत सारे मुन्ही होते थे, इन सारे मुन्ही का एक चीफ होगा जिसको बरीद मुमालिक बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद घोड़े और हॉर्सेस, तो हॉर्सेस के जो हेड होते हैं उसको बोलते थे आमिर ए अखूर। मतलब सारे हॉर्सेस की देखभाल करने का जो काम था वो आमिर ए अखूर को मिला था। इसके अलावा आपका कोर्ट इंस्पेक्टर कौन है? शहनाए बरगा। ठीक है। ये इंस्पेक्टर का काम करता था। ठीक है। मतलब बेसिकली मार्केट वगैरह में
इंस्पेक्शन का काम करता था, शेनाय बरगा। इसके बाद पर्सनल अकाउंटेंट राजा का कौन था? दैट इज बहलादार। बहलादार वॉज द पर्सनल अकाउंट। अब जब आपके दिल्ली सल्तनत में जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे या गवर्नर होते थे, उनको बोला जाता था आमिर, ठीक है, अमीर बोला जाता था, अमीर बोला जाता था, ठीक है। तो ये जो अमीर है, इनका जो नाम है अलग अलग आपके एम्परर्स के टाइम पे अलग अलग हुआ करता था। जैसे कि आपका मोहम्मद गौरी के टाइम पे मुइजी बोला जाता था या गुरीद बोला जाता था आपके हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को। ऐबक के टाइम पे कुतबी बोला जाता था। इल्तुतमिश के टाइम पे शमशी बोला जाता था। जलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जलाली और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अलाई। तो ये कुछ बात हो गई। फिर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कई सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स को एस्टैब्लिश करने का श्रेय कौन से राजाओं को जाता था वो समझेंगे। जैसे कि आपका दीवाने अरीज पूछेगा किसने एस्टैब्लिश किया, तो बलबन ने एस्टैब्लिश किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद दीवाने वकूफ, ये एस्टैब्लिश किया गया था बाई जलालुद्दीन खिलजी। फिर दीवाने मुस्तकराज और दीवाने रियासत, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। दीवाने सियासत, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। और दीवाने बंदागन और खैरात, ये फिरोज तुगलक के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। ऑल्सो दारुल शफा, ये भी फिरोज तुगलक के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। वकील सुल्तान, वकील ए सुल्तान, ये नासरुद्दीन महमूद तुगलक सेकंड के टाइम में स्टार्ट किया गया। तो ये कुछ बातें हो गए। अब आते हैं हम लोग टैक्सेशन पे। भाई आपको टैक्स लेता है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेता है, ठीक है। तो आपके पहले तो पूरे किंगडम में अलग अलग लैंड्स ऐसे डिवाइड किए गए और जिस प्रकार का लैंड होगा उस प्रकार का टैक्स होगा। तो अलग अलग डिवीजन ऑफ लैंड्स है। सबसे पहला लैंड को बोलते थे खालसा लैंड। खालसा लैंड वो है जो डायरेक्टली अंडर द किंग है, राजा के अंतर्गत डायरेक्टली आता है, ठीक है। भाई राजा के डायरेक्टली अंडर आने वाले लैंड को बोलते थे खालसा लैंड। और इस लैंड से जो इनकम आता था उसको बोला जाता था खलीसा। नेक्स्ट, ऐसे लैंड जो टर्किश, अच्छा मतलब आपके किंग के अंडर कुछ टर्किश मुस्लिम्स काम कर रहे होंगे। मुस्लिम आपके जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, तो उनके अंतर्गत आने वाली जो जमीन थी उसको बोला जाता था ऊसरी। और यहां से जो पैसा आता था उसको बोलते थे ऊसर लैंड टैक्स। अब राजा के अंदर भाई कुछ मुस्लिम्स होंगे तो कुछ नॉन मुस्लिम्स भी तो होंगे। कुछ ऐसे नॉन मुस्लिम अभी ऑफिशियल्स होते थे, तो उनके पास जो लैंड थी उसको बोला जाता था खरजी। और वहां से इनलैंड टैक्स जो आता था उसको बोलते थे खरज। तो खालिसा, ऊसर, खरज, ये 3 प्रकार के हम लोगों ने अभी तक इनकम देखे। फिर देखिए कुछ ऐसे हिंदू रूलर्स थे। अब ये देखिए ये तो 2 रूलर आपके वो ऑफिशियल्स हो गए जो डायरेक्टली अंडर द किंग है, ठीक है। अब कुछ ऐसे हिंदू रूलर्स है जिसको हो सकता है मतलब इस राजा ने हराया था लेकिन उसको कंटिन्यू करने दिया आपका रूल करने के लिए अंडर द किंग, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ हिंदू रूलर्स थे जो कि अपने एरिया को रूल करते थे बट दे वेर अंडर द किंग। तो ऐसे हिंदू रूलर्स के अंतर्गत आने वाले लैंड को बोला जाता था रनक। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। भाई ये 2 अलग अलग है ना। ये वो ऑफिशियल्स हैं, हिंदू ऑफिशियल्स, जो कि किंग के डायरेक्टली अंडर थे, मतलब डायरेक्टली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये वो रूलर्स थे जो किंग के डायरेक्टली अंडर ना होके, मतलब ये अपना रूल खुद चलाते थे लेकिन राजा को मेन जो राजा है वो मानते थे। जो भी ये आपका दिल्ली सल्तनत का एम्परर था उसको राजा मानते थे, ठीक है, लेकिन अपना एरिया को प्रॉपरली खुद से रूल करते थे और कुछ पैसा दे दिया करते थे राजा को। तो उनके पास जो लैंड संपत्ति थी उसको रनक बोलते थे। तो आई होप खरजी और रनक में अंतर आप समझ पा रहे होंगे। फिर आते थे कुछ ऐसे लैंड जहां से कोई टैक्स लेते ही नहीं थे, इसको बोलते थे मदद माश। और जहां जहां इरिगेशन होता था वहां इरिगेशन टैक्स लेते थे जो कि नॉर्मल टैक्स से 10% ज्यादा था, ठीक है। और कुछ ऐसे इंडियन चीफ्स थे जिनको लड़ाई में क्या कहते हैं सुल्तान ने हराया होता था, तो उनके पास जो लैंड थे वो होता था खिदमती टैक्स। अब यहां पे एक और चीज समझिए, जैसे ये राजा हो गया, राजा के डायरेक्टली अंडर कुछ टर्किश मुस्लिम हो गया तो ये ऊसर हो गया। इस राजा के अंदर कुछ नॉन मुस्लिम्स हो गए तो वो हो गया खरजी। उसके बाद ऐसे कुछ रूलर्स थे जिन्होंने क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली सरेंडर कर दिया था खुद को,
ठीक है, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करी थी, सरेंडर कर दिया था। तो थे वो हिंदू रूलर्स, तो वो उनका लैंड था रनक। कुछ ऐसे हिंदू रूलर्स थे जिनको इन्होंने हराया था, राजा ने हराया था। हराने के बाद फिर उनका लैंड कैप्चर किया था, ठीक है, और फिर कहा था कि भाई तुम अपने लैंड में अपना रूल चला सकते हो हमारे अंडर। तो ऐसे रूलर्स आपका खिदमती टैक्स भरते थे। तो आपका खरजी, रनक और खिदमती टैक्स में क्या डिफरेंस है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई कई सारे आपके लिए जाते थे टैक्स, ठीक है, लेकिन कुरान में अगर बात करें तो 4 प्रकार के टैक्स मेंशन्ड है। वो है खरज, जजिया, खम्स और जक़ात, ठीक है। तो आपका बेसिकली खरज तो बेसिकली लैंड रेवेन्यू है, जो लैंड से आता है। जजिया जो नॉन मुस्लिम से वसूला जाता था, ठीक है। आपका फिर होता था खम्स। खम्स मतलब आपका जो यहाँ सुल्तान है, सुल्तान ने एक एरिया पर कब्जा किया, तो जब एरिया से वॉर हुआ और वॉर ये जीत गया, तो इस एरिया में जो भी इसका जो भी माल है वो ये लोग लूट लेते थे। तो और इस लूट का कुछ पोर्शन जो आपका सुल्तान है वो रखता था, और कुछ पोर्शन आपका रख सकते थे सोल्जर्स। तो सुल्तान जो पैसा रखता था, मतलब ठीक है, चलो ये बात हो गई। ये जो पूरा लूट का पैसा है इसको बोला जाता था खम्स। और एक होता है जक़ात, ठीक है। तो मुस्लिम्स के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा मुस्लिम्स देते हैं उसको बोला जाता है जक़ात। तो अब भाई शरिया को अगर माना जाए तो बेसिकली शरिया बेसिकली कुरान और हदीस से रिलेटेड कुछ कुछ आपके ऐसे लॉज होते हैं, उसको बोलते हैं शरिया लॉ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग लैंड रेवेन्यू मैक्सिमम 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इतना टैक्स वसूला था सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी ने 50% टैक्स वसूला था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 50% टैक्स वसूला था लोगों से, ठीक है। उसके बाद जियाउद्दीन बरनी जो ऑथर है वो बोलते हैं कि बलबन ने अपने बेटे बुगरा खान को कहा था कि जब हम टैक्स लें तो फॉलो द मिडिल पाथ वाइल इम्पोजिंग खरज टैक्स इम्पोज करने से पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि भाई आप बहुत ज्यादा टैक्स ना ले लें। बहुत ज्यादा टैक्स ले लेंगे तो लोग पुअर हो जाएंगे, हो सकता है रिवोल्ट कर दें। और बहुत ज्यादा कम भी नहीं लेना है, ठीक है, ताकि अगर बहुत ज्यादा कम ले हो सकता है रेबेलियन हो सकता है, ठीक है, रेबल कर जाए वो लोग, ठीक है, ज्यादा पावरफुल हो जाए और आपके खिलाफ रेबल कर दे। तो ऐसा टैक्स लीजिए जो एकदम मिडिल पाथ में हो। ऐसा किसने कहा था, आपका बलबन ने कहा था अपने बेटे बुगरा खान को। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इनको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। जैसे खम्स टैक्स हमने बोला ना, लूट, सुल्तान जहां पे अटैक करता था उस एरिया को लूट लेता था अच्छे से, तो इसको बोला जाता था माल गनीमत। तो माल गनीमत बेसिकली लूट का पैसा था जिसका 4/5 यानी कि 80% सोल्जर्स रखते थे, और 1/5 यानी कि 20% आपका सुल्तान रखता था और सुल्तान के ट्रेजरी में जमा हो जाता था। लेकिन 2 रूलर्स थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने उल्टा कर दिया था। 80% ये लोग ट्रेजरी में जमा कर देते थे, सोल्जर्स को केवल 20% देते थे। तो ये सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे चलता था। फिर आता है फवाजिल ये है कि एक्सटेक्स अमाउंट डिपॉजिटेड बाय इक्तादार्स इन द ट्रेजरी। मतलब अगर नॉर्मल टैक्स से कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो इक्तादार्स डिपॉजिट करते थे उसको बोलते थे फवाजिल, ठीक है। अच्छा, इस्लामिक लॉ क्या है, स्टेट लॉ क्या है? जो इस्लामिक लॉ है शरिया, वो बेसिकली कुरान और हदीस को बेस करके बनाया हुआ है। और इस्लामिक लॉ के अलावा कुछ ऐसे लॉ थे इस्लामिक लॉ से अलग, वो थे स्टेट लॉज, उनको बोला जाता था जवाबित बोला जाता था, ठीक है। तो बरनी कहता था कि जो सुल्तान ऑफ दिल्ली का जो रूल है उसको टूली इस्लामिक बोलना गलत है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस यहां पे आपके नॉन इस्लामिक है। तो अकॉर्डिंग टू बरनी कहता था कि जो दिल्ली सल्तनत का रूल है ये इस्लामिक रूल बोलना गलत होगा, ठीक है। चलिए अब टैक्सेस के बारे में कुछ और शॉर्ट में समझ लेते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत का। अब कौन कौन से जो आपके एम्परर हैं दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने टैक्स लगाया था और टैक्स हटाया था, ये सारी बातें देखेंगे। देखिए पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो उसने सारे टैक्सेस हटा दिए, कहा कि केवल जो इस्लामिक शरिया के जो इस्लामिक लॉज हैं वही एप्लीकेबल होंगे, बाकी सारे टैक्सेस हटा देंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि भाई 50% टैक्स लेंगे हम। और मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी गियासुद्दीन तुगलक, उन्होंने कहा कि भाई हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स इंक्रीज होगा, मतलब हर सालाना थोड़ा थोड़ा टैक्स इंक्रीज हो जाएगा। कितना? अबाउट 1/10 to 1/11
टैक्स हर साल आपका इंक्रीज होगा। तो ऐसे प्रोग्रेसिव टैक्स में बिलीव करते थे ये गियासुद्दीन तुगलक। फिर बात करते हैं भाई फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 50% टैक्स तो लिया ही, साथ में कई सारे और टैक्सेस लिए। तो उन सारे 24 टैक्सेस को हटा दिया गया बाई फिरोज तुगलक। इब्राहिम लोदी आपका टैक्स सबसे पहले लेता था कैश में और ग्रेन्स में, बाद में ग्रेन्स का 1/4 एज टैक्स लेने लगा इब्राहिम लोदी। अब बात करते हैं चलिए कॉइन्स की। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन अभी में काफी कुछ देख लिया हमने, अब कॉइन्स की बात करते हैं। तो देखिए कॉइन्स जो है सबसे पहले महमूद गजनवी के द्वारा बाइलिंगुअल कॉइन्स का यूज किया गया, यानी कि 2 लैंग्वेज में थे कॉइन्स। ठीक है, आगे आपका संस्कृत में लिखा होता था, पीछे आपका दूसरे लैंग्वेज में पर्शियन में लिखा होता था। तो ऐसे कॉइन्स थे बाइलिंगुअल कॉइन्स। ठीक है, तो फर्स्ट आपका रूलर टू इशू कॉइन्स इन इंडियन स्टाइल में लिखा, यानी कि बेसिकली संस्कृत में कॉइन्स निकाले। संस्कृत लैंग्वेज में आपका कलमा पढ़ा लिखा हुआ था, कलीमा जो है सिल्वर कॉइन्स के ऊपर संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था। और आपके मार्किंग्स ऑफ बुल एंड हॉर्स आपको मिल जाएंगे कॉइन्स ऑफ महमूद गजनवी के कॉइन्स में। ठीक है, तो इसके अलावा मोहम्मद घोरी के कॉइन्स में आप देखेंगे आपके लक्ष्मी जी की आपका एक इमेज आपको दिखेगा कॉइन्स में, और कॉइन्स के ऊपर मोहम्मद बिन साम इंस्क्राइब्ड होगा। मोहम्मद घोरी के कॉइन्स में ऐसा है। फिर बात करते हैं इल्ततमिश की। इल्ततमिश ने बंद कर दिया बाइलिंगुअल कॉइन का सिस्टम और कहा कि प्योर अरेबिक कॉइन्स अरेबिक में लिखे होंगे, और सिल्वर कॉइन्स को बोला जाएगा टनका और कॉपर कॉइन्स को बोला जाएगा जीतल। तो ऐसा सिस्टम लगाया इल्ततमिश ने, और इसने अपने कॉइन्स में जो अब्बासी खलीफा है बगदाद का, जिसका नाम है अल मुस्तसिर नाम का जो अब्बासी खलीफा है, उसका नाम कॉइन्स के ऊपर मेंशन चालू किया। फिर बात करते हैं रजिया के टाइम पे कॉइन्स के ऊपर रजिया का जो टाइटल है उदमतुल निस्वान, ये आपका लिख के आने लगा। फिर बात करते हैं बलबन ने गोल्ड कॉइन्स जो है उसके ऊपर हजरत दिल्ली इंस्क्राइब करवाया, और स्पेशल टाइप ऑफ कॉइन्स जिसको बोला दुगन नाम का कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस की करे किसने, बलबन ने। आपसे बोला जाएगा दुगन कॉइन्स या दुगन ए गियाजी कॉइन्स को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इसका जवाब हो जाएगा बलबन ने इंट्रोड्यूस किया। तो ये कुछ बातें हैं। फिर देखेंगे फर्स्ट टू मेंशन जो आपका रूलर था दिल्ली सल्तनत का मसूद शाह, वो पहला रूलर बनता है टू मेंशन लास्ट अब्बासी कैलिफ कॉल्ड अल मुस्तसिम। तो अल मुस्तसिम नाम का जो खलीफा है उसका नाम इंस्क्राइब था अलाउद्दीन मसूद शाह के कॉइन्स में। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे, नाम हुआ एकन्नी और दुअन्नी, जिसको यग्नी और दुगनी भी बोला जाता था। तो ये बात होगी अलाउद्दीन खिलजी के कॉइन्स के बारे में। फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो कॉइन्स है उसके ऊपर लिखा था तख्तगाह ए दिल्ली और तख्तगाह दौलताबाद। भाई दिल्ली और दौलताबाद 2 कैपिटल हो गए थे ना, तो तख्तगाह दिल्ली और तख्तगाह दौलताबाद लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक के कॉइन्स में। तो इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी कॉइन्स और सवाई टाका सिल्वर में था ये इंट्रोड्यूस किया। इनके टाइम पे जो गोल्ड और सिल्वर का जो एक्सचेंज रेट था वो था 48:1, यानी कि आपको 48 सिल्वर कॉइन्स देने पड़ेंगे एक गोल्ड कॉइन्स खरीदने के लिए, ऐसा सिस्टम था, है ना। तो वैल्यू ऑफ गोल्ड कॉइन वाज 48 टाइम्स मोर देन द वैल्यू ऑफ सिल्वर कॉइन, ये बात थी। और शसगनी कॉइन अगर आपसे पूछे किसने इंट्रोड्यूस किया, तो सिल्वर शसगनी कॉइन्स वाज इंट्रोड्यूस बाय फिरोज तुगलक। ठीक है, इसके अलावा हिस्टोरियन शिहाबुद्दीन अली उमरी ने कुछ कॉइन्स के बारे में बताया, दोगानी कॉइन्स, वगानी, सुल्तानी, यगानी कॉइन्स। ठीक है, और बात बताते हैं कौड़ी जो आपका है, कौड़ी कहते हैं ना, कौड़ियों के दाम। कौड़ी मतलब बेसिकली समंदर के आसपास कौड़ीज आपके मिलते हैं देखने में, तो ऐसे कौड़ीज कश्मीर में काफी प्रचलन में थे। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट में प्योर सिल्वर कॉइन्स प्रचलन में थे, नाम उसका था लारी। तो लारी नाम के कॉइन्स वेयर फेमस इन वेस्टर्न कोस्ट, और कौड़ी आपके कश्मीर में काफी कश्मीर में उसका चलन था। फिर आते हैं हम लोग, चलिए कॉइन्स खत्म हो गए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा और एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वजीर, हम जानते हैं वजीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और वजीर का काम था रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्रॉपर देखना, तो ये वजीर का काम था। ठीक है, और वजीर को सबसे ज्यादा पावर मिल गया था एट द टाइम ऑफ फिरोज तुगलक।
तो हमें पता ही है भाई फिरोज तुगलक ने आपके जो नोबल मैन जो भी हैं उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ा के रखी थी। तो वजीर का पावर सबसे ज्यादा था फिरोज तुगलक के टाइम पे, ठीक है। तो वजीर देखता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दीवाने वजारत भी बोलते थे। और यहां पे देखिए महमूद गजनवी की बात यहां पे हो रही है। तो उसका जो वजीर था उसका नाम था अब्बास फजल इब्न अहमद, ठीक है। पहला वजीर, जो पहला जो वजीर का पोस्ट है वो महमूद गजनवी ने दिया था, किसको? अब्बास फजल इब्न अहमद, ठीक है। तो पैसा रिसीव करते थे रेंट के थ्रू, टैक्स सिस्टम, डोनेशंस और मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये सारा काम देखने का होता था वजीर का, ठीक है। चलिए ये होता है आपका वजारत, देख लिया हमने, वजीर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। फिर देखिए इक्ता सिस्टम था, इक्ता सिस्टम चालू किया था इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने बोला था कि भाई सोल्जर्स को कुछ कुछ लैंड दिया जाएगा और जो लैंड सोल्जर को दिया जाएगा उससे रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम भी सोल्जर का होगा। कुछ पोर्शन सोल्जर अपने लिए रख देगा, बाकी सब ये अपना सुल्तान को दे देगा, ठीक है। और ये जो लैंड है जो आपको मिल रहा है, इक्ता बोलते हैं इस लैंड को, ठीक है, जो सोल्जर को रिसीव होता था, ये हेरिडिटरी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा आपके बाद आपके बेटे को ये आपका इक्ता मिले, लेकिन हेरिडिटरी सिस्टम बेसिकली फिरोज तुगलक ने चालू किया था बाद में, ठीक है। लेकिन ये इक्ता सिस्टम स्टार्टिंग में हेरिडिटरी नहीं था। यहां पे अगर आपसे कुछ ऐसे नॉर्मल सिंगल सेंटेंस क्वेश्चन पूछे जाएं, जैसे कि आपका गोल्डन एज ऑफ आमिर्स कौन था? तो लोधीज के टाइम पे आमिर्स लोग खूब एंजॉय करते थे। पीरियड ऑफ ग्रीफ ऑफ आमिर्स, वो बलबन फुल कंट्रोल में रखता था। गोल्डन पीरियड ऑफ वजीर, ये था तुगलक का पीरियड। गोल्डन एज ऑफ मनी लेंडर्स, ये था मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड। मिजरी ऑफ जमींदार्स, जमींदार्स को कंट्रोल में रखता था। जमींदार यानी कि कूत्स, मुकद्दम या चौधरी जो भी कह लीजिए, तो उनको अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल कंट्रोल में रखता था। तो वो मिजरी ऑफ जमींदार्स का टाइम था, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन ध्यान में रखिए। फिर बात करते हैं मिलिट्री की। तो मिलिट्री में कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमको बात करनी है जो आर्मी है, आर्मी वॉज डिवाइडेड ऑन डेसिमल सिस्टम। अभी डेसिमल सिस्टम क्या होता है समझेंगे। तो देखिए सबसे ऊपर होता था सुल्तान, सुल्तान के अंडर होते थे खान, हर एक खान के अंदर होते थे 10 मलिक, ठीक है। और 10 मलिक, हर एक मलिक के अंदर होते थे 10 आमिर, हर एक आमिर के अंदर होते थे 10 सिपे सालार, सिपे सालार के अंदर होते थे 10 सरखेल, और एक सरखेल के अंदर होते थे 10 सिपाही। तो इस प्रकार से मिलिट्री का पूरा ढांचा अरेंज होता था। तो हर एक के अंदर 10-10 है ना, तो डेसिमल सिस्टम हो गया ये। तो ये याद रखिए, डेसिमल सिस्टम ऑफ आर्मी होता था इन दिल्ली सल्तनत। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं हम लोग सुल्तान के जो अंतर्गत जो आपके सोल्जर्स आते थे उसको बोलते थे खश खेल, ठीक है। या जो आर्मी होती थी उसको बोलते थे हश में कल्ब या कल्ब सुल्तानी या कदम खास। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान होता था। कुछ ऐसे आर्मी मेंबर्स भी होते थे ना जो सुल्तान के डायरेक्ट अंडर में नहीं है, सुल्तान के अंडर एक जनरल है, उसके अंडर एक आर्मी है, ठीक है। तो ऐसा भी होता था, लेकिन वो आर्मी जो सुल्तान डायरेक्ट कंट्रोल करता था उसको बोलते थे हश ए कल्ब, ठीक है। तो ये जो मिलिट्री डिपार्टमेंट को बोलते थे बंदागाने खास, बंदागाने खास वॉज द मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो अच्छा ये तो बात हो गई सेंट्रल आर्मी की। एक प्रोविंशियल आर्मी हुआ करती थी, उसको बोला जाता था हश्म अतराफ। और जो सोल्जर है, सोल्जर को 2 प्रकार के सोल्जर होते थे बेसिकली, एक तो परमानेंट सोल्जर, एक टेम्पररी सोल्जर। टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट था उनका। तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट वाले जो सोल्जर्स थे उनको बोलते थे वजाहिस या मुरातब, और गैर वजाइस बोलते थे टेम्पररी सोल्जर्स को, ठीक है, या गैरवाज। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आपके कैवलरी, यानी कि घोड़ों का जो आर्मी होती थी, कैवलरी बोलते हैं उसको। तो कैवलरी का सरदार कौन होता था? सर ए खेल। उसके बाद एक होता था सुल्तान कभी कभी कैपिटल से बाहर चले जाते थे, भाई लड़ाई का सिचुएशन है या कुछ और काम से अगर कैपिटल के बाहर जाते थे तो उस समय कैपिटल को संभालने का काम होता था नायबे गेबत का, नायबे गेबत, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैपिटल इन सुल्तान्स एब्सेंस, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप, ये एक प्रिंसिपल होता है जिसमें राजा को प्रतिनिधि माना जाता है, खुद भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। वाइस रीजेंसी टू द गॉड, ऐसा मानने वाले, मतलब एक डिवाइन एक अथॉरिटी मानने का जो प्रिंसिपल है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ किनशिप, जो कि बलबन भी मानता था और सिकंदर लोधी भी माना करता था। तो ये बात हो गई। फिर बात करते हैं हम लोग कुछ इंडस्ट्री की, कारखाना, ठीक है। कारखाना जैसे कि वो जगह जहां पे घोड़े रखे जाते थे, हॉर्सेस, उसको बोलते थे पाईगाह।
ठीक है, वो जगह जहां न्यू वेराइटी ऑफ हॉर्सेस, नए जो वेराइटी ऑफ हॉर्सेस रखे जाते हैं, उसको बोला जाता था रिकब खाना, रिकब खाना बोला जाता था। और जो कपड़े हैं, कपड़ों का जो मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, उसको बोलते थे जमदार खाना, जमदार खाना बोला जाता था कपड़ों का। ज्वेलरी का जो एरिया है उसको बोला जाता था जरगार खाना, ठीक है। एलिफेंट्स का जो इंडस्ट्री है उसको बोला जाता था पिल खाना। कैमल्स का इंडस्ट्री को बोला जाता था नफर, ठीक है। फ्लैग्स, फ्लैग्स की इंडस्ट्री को बोलते थे आलम खाना। आर्टिलरी, आर्टिलरी को बोला जाता था कुर खाना, जहां पे आर्टिलरी बनती थी, तोप वगैरह बनते थे जो। और वाटर मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट था उसको बोलते थे अबदार खाना। अबदार खाना, कुर खाना, आलम खाना, ये सब खाना याद रखिए। जरगार खाना ज्वेलरी, जे फॉर ज्वेलरी, जे फॉर जरगार खाना। रिकब खाना याद रखिए, नए हॉर्सेस। जरगार ज्वेलरी, रिकब नए, आलम फ्लैग, आर्टिलरी मतलब कुर, वाटर अबदार, ठीक है। बाकी पिल खाना याद रखिए एलिफेंट्स का है, नफर कैमल्स का, और हॉर्सेस का पाइगा। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, जहां हम लोग आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर के बारे में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं आपके अगले सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।